जय सिया राम बच्चों, मैं जय प्रताप सिंह अपने YouTube चैनल JSRM स्टडीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है एटम्स और मॉलिक्यूल्स। क्लास 9th में आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाने वाला टॉपिक है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए। एटम्स और मॉलिक्यूल्स, बी रेडी। तो चलिए, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है एटम्स को लेकर है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एटम्स हैं क्या। तो इसकी हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है। तो एटम्स के बारे में सबसे पहले महर्षि कनाद, आप गर्व कर सकते हैं हमारे देश के महर्षि कनाद थे जिन्होंने सबसे पहले बताया कि एटम होता क्या है। तो उन्होंने कहा कि कोई भी जो मैटर है, जो भी मैटर आप देखते हो, टेबल, कुर्सी, चेयर, कोई भी चीज अपने आसपास आप जो देख रहे हो, तो जो भी मैटर है वो सबसे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। और उस सबसे छोटे पार्टिकल को उन्होंने क्या नाम दिया? अणु। क्या नाम दिया? अणु। ठीक है। लेकिन फर्दर उन्होंने कहा कि ये अणु भी जो है वो बहुत ही छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए, जिनको उन्होंने नाम दिया परमाणु। क्या नाम दिया? तो साइंटिस्ट का नाम क्या था? महर्षि कनाद। फिर उसके बाद डोमेटिक आए। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो सबसे छोटे ये जो एलिमेंट्स हैं, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स है या पार्टिकल्स है, इनको उन्होंने नाम दिया एटम। एटम का मतलब होता है अनकट। एटम का मतलब क्या होता है? अनकट। तो सबसे पहले जो नाम दिया था उन्होंने एटम्स का, वो किसने दिया? डेमोक्रिटस ने दिया था। किसने दिया था? डेमोक्रिटस ने दिया था। और हिंदी में अगर बात करें, इन्हीं एटम्स को, अणु और परमाणु, जो नाम दिया वो किसने दिया? महर्षि कनाद ने दिया था। चलिए, ये तो हो गई थोड़ा सा उसके हिस्ट्री के बारे में। अब बात करते हैं कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है। अब जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके, वो आपस में कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके कुछ प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे होंगे, यानी कि वो केमिकली रिएक्ट कर रहे होंगे। तो केमिकली रिएक्ट करने के दो कंडीशंस होती हैं, ठीक है, यानी कि ये दो लॉज को फॉलो करते हैं। तो इनके दो लॉज क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? तो इसको समझाया था एंटोनियो लेवेसियर ने 1744 ईस्वी में समझाया था। उन्होंने कहा जितने भी आपके कंपाउंड्स बन रहे हैं, यानी जो भी प्रोडक्ट आपका बन रहा है, तो प्रोडक्ट का मास और रिएक्टेंट का मास बराबर होने वाला है। क्या कहा उन्होंने? रिएक्टेंट का मास जितना भी होगा वो प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा, या ऐसे भी कह सकते हैं प्रोडक्ट का जितना भी मास होगा वो रिएक्टेंट के मास के बराबर होगा। अब देखिए होता क्या है, अगर केमिकल रिएक्शंस की बात करें, देखिए अभी आप क्लास 9th में, यहां से आपका ये टॉपिक धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है। तो थोड़ा सा मेरे जो पुराने वीडियोस हैं उन पे भी जाइए, वहां पर भी देखिए जैसे पीरियोडिक टेबल वगैरह क्या है, तो वहां से थोड़ा आपको समझने में आसानी होगी। तो जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उसमें अब एक रिएक्टेंट या दो रिएक्टेंट मिलकर के एक प्रोडक्ट या दो प्रोडक्ट दे सकता है, या एक रिएक्टेंट दो से अधिक प्रोडक्ट दे सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि एक रिएक्टेंट एक ही प्रोडक्ट देगा या ढेर सारे रिएक्टेंट एक ही प्रोडक्ट देंगे, ठीक है। यानी कि कुछ भी हो सकता है, एक रिएक्टेंट ढेर सारे प्रोडक्ट दे सकता है, ढेर सारे रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट दे सकता है। तो लेकिन उन सभी में जितना भी मास होगा रिएक्टेंट का, वो किसके बराबर होगा? प्रोडक्ट के मास के बराबर। इसी देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने समझाया था? एंटोनियो लेवेसियर ने समझाया था। उन्होंने, कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? कंजर्वेशन का मतलब होता है कि मेन जो क्वांटिटी है, यानी कि रिएक्टेंट से का जितना मास है वो कंजर्व रहे, यानी कि वो कम या ज्यादा ना हो। अगर कम हो गया तो मास कंजर्व कहां रह गया? प्रोडक्ट बनते समय अगर रिएक्टेंट का मास कम हो गया, रिएक्टेंट का मास जो भी था वो प्रोडक्ट बनते समय जो प्रोडक्ट आया उसका मास क्या हो गया? कम हो गया। तो कंजर्व कहां रह गया? कहीं ना कहीं खत्म हो गया ना, कम हो गया। या बढ़ जाए तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा आ गया ना, यानी कंजर्वेशन जो है वहां पे ये लागू नहीं हो पाएगा। तो कंजर्वेशन का मतलब क्या है? जितना पहले उतना ही बाद में। और क्या चीज पहले क्या चीज बाद में? मास। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट लीजिए, CaCO3, ठीक है। CaCO3 को अगर आप हल्का सा हीट करेंगे तो क्या दे देगा? CaO प्लस CO2। ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये आपका रिएक्टेंट है, और ये आपका क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। अगर आप देखेंगे तो प्रोडक्ट में आपको कितने प्रोडक्ट मिले? दो प्रोडक्ट मिले, एक कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर यहां इसका मास देखें तो मास कैसे देखेंगे? सभी का मास नंबर हमें पता होना चाहिए। जैसे कैल्शियम का कितना होता है? 40, प्लस कार्बन का कितना होता है? 12, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16।
लेकिन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कितने हैं? 3 मॉलिक्यूल्स हैं, तो कितना हो जाएगा? 16 इंटू 3 48। तो जरा इसको ऐड करिए, कितना हो गया? 100 ग्राम। तो CaCO3 का मास कितना हो गया? 100 ग्राम। अगर यही इतना मास इसका भी आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को होल्ड करेगा। चलिए देखते हैं आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे 40 प्लस 16, तो ये कितना दे देगा? 56। और यहां पे देखें तो 12 प्लस 16 इंटू 2 32, यानी कितना हो जाएगा? 44। अब दोनों को ऐड करिए, कितना हो जाएगा? 100 ग्राम। यानी कि जितना रिएक्टेंट का मास है उतना ही प्रोडक्ट का मास है। तो कहने का मतलब यह है कि लेवेसियर ने जो बात बताया था कि जो भी केमिकल रिएक्शंस होंगी वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को होल्ड करेगा। यहाँ पे होल्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। चलिए एक दो एग्जांपल के थ्रू और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर सपोज करते हैं हम कि बेरिलियम क्लोराइड को लें और सोडियम सल्फेट के साथ इसकी रिएक्शन कराएं, ठीक है? बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन किसके साथ कराएं? सोडियम सल्फेट के साथ। तो देखते हैं क्या होने वाला है। तो चलिए, Ba जो होता है बेटा वो पॉजिटिव होता है और आपका Na पॉजिटिव होता है। तो Ba पॉजिटिव है, Na पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, तो पॉजिटिव और निगेटिव आपस में रिएक्ट करेंगे। तो ये Ba है और ये SO4 है, तो क्या हो जाएगा? BaSO4 बेरियम सल्फेट, क्योंकि सल्फेट निगेटिव होता है, ठीक है? बचा क्या आपका? Na पॉजिटिव है और Cl आपका क्या है? निगेटिव है, तो क्या बन जाएगा? NaCl, ठीक। अब यहां पर ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट देता है। किस कलर का प्रेसिपिटेट देता है? व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट देता है। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है? मतलब जो भी आप रिएक्टेंट कराते हो तो कुछ चीजें क्या होती हैं? सॉलिड के फॉर्म में बच जाती हैं। तो जो सॉलिड का फॉर्म बचता है, यहाँ पे किसका बचेगा सॉलिड फॉर्म? बेरियम सल्फेट का बचेगा, जो किस कलर का होगा? व्हाइट प्रेसिपिटेट कलर का। आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट आपको देखने को मिलेगा। अब बात होती है यहाँ पे केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं है। अब मैं जो दूसरा एग्जांपल मैंने आपके लिए लिया है, उस दूसरे एग्जांपल में मैं यहाँ पे नंबर्स के फॉर्म में नहीं करूंगा। इसको मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रैक्टिकली आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे तो आपका देखिए न्यूमेरिकल के फॉर्म में है, नंबर्स के फॉर्म में है, लेकिन इस रिएक्शन में भी मैं इस रिएक्शंस को बैलेंस नहीं कर रहा हूँ। अब मैं इसको समझाऊंगा कि कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो क्या करिएगा, एक बीकर लीजिएगा, बीकर में आप सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन भर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये आपने एक फ्लास्क लिया है, ठीक है? इस फ्लास्क में आपने क्या रख लिया? सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन रख लिया और इसके मुंह से एक थ्रेड निकाला और थ्रेड में एक आपने टेस्ट ट्यूब रखा। क्या रखा? टेस्ट ट्यूब रखा। और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपका क्या है? बेरियम क्लोराइड, और यहां पे क्या था? सोडियम सल्फेट। ये हो गया। अच्छा, क्या दोनों आपस में मिक्स हैं? नहीं। अगर आप देखेंगे तो इसका मुंह जो है मैंने हल्का सा ऊपर रखा हुआ, अभी मिक्स नहीं किया है, ठीक है? तो यहां पे आपने क्या किया? ये जो पूरा आपका सॉल्यूशन और माने जो भी रिएक्टेंट है, दो रिएक्टेंट है, एक है आपका Na2SO4 और दूसरा है BaCl2। इन दोनों रिएक्टेंट को हमने अलग अलग करके रखा और इस पूरे अपरेटस का हमने क्या ले लिया? वेट ले लिया। अब मान लीजिए इस पूरे अपरेटस का जब हमने वेट लिया, सपोज करते हैं कि इसका वेट जो है वो 200 ग्राम है। क्या सपोज करते हैं हम लोग? 200 अपरेटस सहित। यहाँ पे अपरेटस को हमें माइनस नहीं करना है, क्योंकि मैंने क्या कहा, यहाँ पे मैं इस तरह से यानी कि न्यूमेरिकली मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं। मैं आपको लैब में आप कैसे चेक कर सकते हो वो मैं समझा रहा हूं, ठीक है? तो वहां पे अपरेटस भी है, उसका भी वेट आपने ले लिया, सारा वेट ले लिया। अब सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है? यहाँ पे जो थ्रेड है, इस थ्रेड को हल्का सा ढीला कर देना है। ढीला करने पे क्या होगा? ये जो टेस्ट ट्यूब है पूरी तरीके से किस में आ जाएगी? सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन में डूब जाएगी। जब पूरे के पूरे सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन में डूब जाएगी कुछ इस तरह से, तो ये आपका सोडियम सल्फेट है और जो आपकी टेस्ट ट्यूब है वो फिर इस तरह से हो जाएगी ना, इस तरह से। थ्रेड से यहाँ बंधा हुआ है, यहाँ पे कॉर्क लगा हुआ है, जिससे कि कोई और मतलब एयर वगैरह इसमें रिएक्शन में पार्ट ना ले सके, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए, जब आपका ये जो टेस्ट ट्यूब है वो पूरी तरीके से डूब गई है, तो ये Na2SO4 का सॉल्यूशन किसके साथ रिएक्ट कर रहा होगा? BaCl2 के साथ रिएक्ट कर ले रहा होगा। रिएक्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको? व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, क्योंकि रिएक्शन हो रही है। देन आफ्टर अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर अब इसका जो मास होगा, आप जाइए पूरा अपरेटस उठा करके लेके जाइए और फिर से इसका मास देखिए, तो आप देखेंगे कि इसका फिर से जो मास है वो कितना आएगा? 200 ग्राम का मास आएगा।
इसका मतलब क्या हो गया कि जितना मास पहले था उतना ही मास बाद में, यानी कि रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये होल्ड कर रहा है। समझ आ गया ये टॉपिक? तो ये तो पहला लॉ था जो किसने बताया था? लेवेसियर ने बताया था, साइंटिस्ट ने। कब बताया था? 1744 ईस्वी में, ठीक है, 1774 में, सॉरी एक्सक्यूज मी, 1774 में। देन आफ्टर अगला आपका क्या आता है? लॉ ऑफ, बोले बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा है कांस्टेंट प्रोपोर्शन। वेरी गुड, कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब ये क्या है इसको समझ लेते हैं, थोड़ा सा इसमें स्पेस बनाते हैं भी आपके लिए। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये जो दिया था, ये जोसेफ प्रॉस्ट नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। किसने दिया था? जोसेफ प्रॉस्ट नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। और इन्होंने जो ये अपना जो लॉ है वो जो प्रपोज किया था वो 1799 ईस्वी में प्रपोज किया था, ठीक है। तो प्रॉस्ट ने क्या कहा था, चलिए इस चीज को देखने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होंगी, यानी कि जितने भी एलिमेंट आपस में कंबाइन कर रहे होंगे। अब देखिए कोई सब्सटेंस बन रहा है, ठीक है। अब कोई भी एक सब्सटेंस, जैसे मान लीजिए वाटर है, ठीक है, या कार्बन डाइऑक्साइड है, या कोई भी आप सब्सटेंस मान लीजिए। तो अब ऐसा नहीं होगा कि आपने जो है कार्बन डाइऑक्साइड माना और दूसरी बार आपने जाके वाटर मान लिया, एक बार में एक। यानी कि सेम सब्सटेंस में जितने भी आपके एलिमेंट्स होंगे वो सारे कैसे होंगे? सेम होंगे। भाई अगर कार्बन डाइऑक्साइड आपने सब्सटेंस लिया है तो उसमें क्या होंगे? सारे के सारे जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं वो किसके होंगे? कार्बन और ऑक्सीजन के ही होंगे, ठीक है। अगर आपने वाटर लिया है तो जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं वो सब किसके होंगे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ही होंगे। यानी कि हर एक जो एलिमेंट्स हैं आपके वो कैसे होने वाले? एक जैसे होने वाले हैं। तो जब वो उस सब्सटेंस में जितने भी एलिमेंट आपस में रिएक्ट कर रहे होंगे वो हमेशा एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन बाय मास में रिएक्ट कर रहे होंगे। कांस्टेंट प्रोपोर्शन बाय मास में रिएक्ट कर रहे होंगे। अब इसका कहने का मतलब क्या है? ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका कहने का मतलब क्या है। जैसे मान लेते हैं कि वाटर ही बन रहा है, तो वाटर के लिए क्या होगा? फॉर्मूला H2O। तो हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2, यानी कि इसका मास भी कितना होगा? 2, क्योंकि एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन का मास हो जाएगा 2। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? देखिए प्रोपोर्शन की बात आ रही है तो प्रोपोर्शन के लिए प्रोपोर्शन का साइन भी रहेगा। तो अगर आप देखें इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा? अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में करें तो 1:8, यानी कि हमेशा 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 जब भी वाटर को बनना होगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, उनके मासेस के बीच में जो रेशियो होने वाला है वो क्या रहने वाला है? 1:8 का रेशियो रहने वाला है। अब कई बार क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू और समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का मास कितना है? 12 है। ऑक्सीजन का मास कितना है? 32 है, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? 32। अगर आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर आप डिवाइड करें तो ये हो जाएगा आपका 4 से 3 टाइम्स, और इसको अगर आप 4 से डिवाइड करें तो 8 टाइम्स, यानी कि 3:8 का रेशियो आएगा। यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या रेशियो रहने वाला है? 3:8 का रेशियो रहने वाला है। और इस तरह से ये हमेशा कांस्टेंट प्रोपोर्शन में ही जो है रिएक्शन करेंगे। इस तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, सॉरी, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो है वो होल्ड करता है, जिसको प्रॉस्ट ने समझाया था। लेकिन कई बार ये भी समस्या होती है कि क्या ऐसा ही रहने वाला है? अब कुछ बच्चे कहेंगे CO भी तो है, CO भी तो है, तो यहाँ पे क्या रेशियो चल रहा है? तो यहाँ पे रेशियो चल रहा है, देखिए 12 ये और 16 ये, 4 से डिवाइड करिए तो कितना हो जाएगा? 3, और 4 से डिवाइड करिए तो 4, यानी कि यहाँ 3:4 का आ रहा है और यहाँ पे 3:8 का रेशियो आ रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? अभी मैंने आपको बताया था ये कैसे पॉसिबल हुआ। सेम सब्सटेंस में कहां हैं आप? ये तो कार्बन डाइऑक्साइड है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। यानी कि जब भी आपको कार्बन डाइऑक्साइड बनाना होगा तो उसके लिए हमेशा आपको यही रेशियो रखना पड़ेगा कार्बन और ऑक्सीजन के मासेस में। जब भी आपको कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना होगा तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आपको उनके मासेस के बीच में 3:4 का ही रेशियो रखना पड़ेगा, तभी आपको कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगी। इसी चीज को समझाया था प्रॉस्ट ने। लेकिन इनकी कुछ लिमिटेशंस हैं। अब लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशंस ये है कि ये जो भी कांस्टेंट प्रोपोर्शन का नियम है या लॉ है वो आइसोटोप्स पे एप्लीकेबल नहीं होता है। जैसे कि अगर ये कार्बन, अब आइसोटोप्स क्या होते हैं? मैंने फिर कहा कि कुछ वीडियोस आपको मिलेंगे जहां पर आप मेरे फर्दर जो पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर है वहां पे आप देख सकते हैं। तो कार्बन के आइसोटोप्स का मतलब क्या है?
जहां पे उसका एटॉमिक नंबर तो सेम रहे लेकिन मास नंबर बदल जाए। तो कार्बन के क्या होते हैं, कार्बन 12 भी आता है जिसका मास नंबर 12 होता है, एक कार्बन ऐसा भी है जिसका मास नंबर 13 होता है, और एक कार्बन ऐसा है जिसका मास नंबर 14 भी होता है। तो ये सब कार्बन के क्या कहलाएंगे, आइसोटोप्स कहलाएंगे। अब मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड एक ने बनाया 12 वाले मास से, तो उसको ये रेशियो मिला, और किसी ने जो आइसोटोप्स बना, मान लीजिए C14, यानी कि कार्बन के आइसोटोप C14 का इस्तेमाल किया, और उस समय उसने कार्बन डाइऑक्साइड बनाई, तो उसमें रेशियो क्या निकलेगा, देखिए 14:32 ये हो जाएगा, 2 से डिवाइड करिए तो ये 7 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड करिए तो 16 हो जाएगा। देखिए रेशियो बदल गया कि नहीं बदल गया, रेशियो बदला कि नहीं बदला। यानी कि जो अभी रेशियो चल रहा था 3:8 का, अब रेशियो क्या हो गया 7:16 का। यानी कहां पे एप्लीकेबल नहीं है, आइसोटोप्स पे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका पहला जहां पे ये लॉ एप्लीकेबल नहीं। दूसरा, ये एप्लीकेबल वहां पर भी नहीं है जहां पे आइसोमर्स की कंडीशंस डेवलप होती है। अब आप सोचेंगे आइसोमर्स क्या है, क्योंकि क्लास 9th में है, थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी। ठीक है, तो उसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं समझाते हैं, बस हम ऐसा समझाते हैं आपको जिससे कि आपके लेवल का आपको समझ में आ जाए। आइसोमर्स जो होते हैं उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जैसे यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, एक कार्बन एक ऑक्सीजन, यहाँ पे एक कार्बन दो ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसके लिए तो चलिए इनकी बात जो है वो प्रोस्ट की सही है, क्योंकि दो अलग अलग सब्सटेंस हो गए। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखें तो एक कार्बन दो ऑक्सीजन और एक कार्बन एक ऑक्सीजन। लेकिन आइसोमर में ऐसा नहीं होता, आइसोमर में सारी संख्याएं जो एलिमेंट्स की होंगी वो एक जैसी होंगी, यानी कि एटम्स की जो संख्याएं होंगी वो एक जैसी होंगी। जैसे कि देखिएगा C2H5OH, क्या लिया हमने, C2H5OH। और अगर आप यहां पे देखें दूसरा वाला मैं ले रहा हूं CH3OCH3। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो कार्बन कितने हैं, दो, यहां पर भी कार्बन कितने हैं, दो, यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं, 5 और 1 6, यहां पे भी हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 3 6, यहां पे ऑक्सीजन कितना है, 1, यहां पर भी ऑक्सीजन कितना है, 1। तो सारे एलिमेंट्स एक ही जैसे हैं संख्या में, लेकिन उसके बावजूद क्या है, एक क्या है, एक अल्कोहल है और एक कुछ और। अभी क्योंकि आप छोटी क्लास में तो मैंने कुछ और बोल दिया है, बाकी जब आप 10th में जाएंगे तो बताएंगे ये कुछ और क्या है। ठीक है, नहीं तो दिमाग में ज्यादा चीजें बैठ जाती है, फिर समझ में नहीं आता है। तो ये क्या है आपका अल्कोहल। अब सोचेंगे अल्कोहल क्यों बता दिया, क्योंकि जनरली जो है आसपास तो आप लोग सब ऑब्जर्व करते ही होंगे। ठीक है, इसको कंज्यूम नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया अल्कोहल, क्योंकि बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होती है हम लोगों के लिए। तो ये अल्कोहल है, और ये हालांकि बता दे रहे ईथर है। ठीक है, बस आप इतना ही समझिएगा, ईथर है। लेकिन दोनों का देखिए क्या है, मॉलिक्यूल्स की संख्या सेम है, लेकिन उसके बावजूद क्या होगा, दो अलग अलग आपको कंपाउंड या सब्सटेंस मिल गए। यानी कि आइसोमर में भी एप्लीकेबल नहीं होने वाला है ये नियम। तो दो जगह एप्लीकेबल नहीं होगा, किसमें नहीं एप्लीकेबल होगा, आइसोमर्स में एप्लीकेबल नहीं होगा और आइसोटोप्स में एप्लीकेबल नहीं होगा। बात समझ में आ गई। तो यहां पे हमारा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन ने क्या कहा, वही बात जो बाकी साइंटिस्ट ने कही थी, जो बात महर्षि कनाद ने कही थी, जो बात डेमोक्रेटस ने कही थी, उसी से थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए डाल्टन ने कुछ और इसमें ऐड ऑन किया। क्या क्या ऐड ऑन किया, चलिए देखते हैं। उन्होंने सबसे पहले कहा कि जो भी आपका मैटर है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना होता है। वो सारे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसको क्या कहा गया, एटम कहा गया। उन्होंने कहा कि जो भी एटम्स हैं उनको ना ही क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि एक ही एलिमेंट में जितने भी एटम होते हैं, एक ही एलिमेंट में जितने भी एटम होते हैं वो सब आइडेंटिकल होते हैं, यानी उनका मास, उनका शेप, साइज, स्ट्रक्चर, वो सब क्या होता है, सेम होता है। फिर से सुनिएगा, एक ही एलिमेंट में जितने भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। डिफरेंट एलिमेंट्स या डिफरेंट सब्सटेंस में जितने भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, और बाकी वही कांस्टेंट प्रोपोर्शन में और फिक्स्ड रेशियो में ये आपस में सिंपलेस्ट फॉर्म में कंबाइन करते हैं। तो ये सारी बातें किसने बताई, डाल्टन ने बताई। और डाल्टन ने की इस थ्योरी को ही क्या कहा गया, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहा गया। ठीक है,
अब हुआ क्या, ये जितनी भी डाल्टन ने थ्योरी दी थी एटम्स के बारे में, वो सब बाद में क्या हो गई, गलत साबित हो गई। आज के प्रेजेंट सिनेरियो में अगर आप देखेंगे तो एटम क्या है, सबसे छोटी यूनिट नहीं है, एटम से भी छोटी यूनिट्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब एटम के अंदर ही पाई जाती हैं। अब अगर एटम के अंदर पाई जाती हैं तो एटम से छोटी होंगी तभी तो एटम के अंदर आएंगी, एटम से बड़ी होकर तो एटम के अंदर नहीं आ सकती, यानी कि इनसे छोटी यूनिट्स भी प्रेजेंट हैं, एटम से भी छोटी यूनिट्स प्रेजेंट है, पहला। दूसरा, ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको क्रिएट किया जा रहा है, एटम्स को क्रिएट किया जा रहा है और एटम्स को डिस्ट्रॉय भी किया जा रहा है। फर्दर इन्होंने क्या कहा कि एक ही एलिमेंट या एक ही सब्सटेंस के बीच जितने भी एटम्स होंगे वो सब कैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे, उसका मास नंबर और बाकी जितनी भी चीजें हैं, शेप साइज वगैरह, वो सब आइडेंटिकल रहने वाली हैं। बाद में ये भी देखा गया आइसोटोप्स के अंदर कि ऐसा नहीं है, जैसा आपको मैंने दिखाया, कार्बन है लेकिन एक बार मास 13 है, एक बार 14 है और एक बार 12 है, अलग अलग है। इसी तरीके से उन्होंने क्या कहा, सेम एलिमेंट्स में सॉरी डिफरेंट एलिमेंट्स या सब्सटेंस में जितने भी एटम्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, लेकिन जैसे आइसोटोप्स होता है वैसे ही क्या होता है, आइसोबार्स होते हैं। आइसोबार्स में क्या होता है, मास नंबर तो सेम रहता है लेकिन एटॉमिक नंबर चेंज होता रहता है। तो इनकी ये बात भी गलत साबित हो गई, यानी कि मोटा मोटा अगर कहा जाए तो डाल्टन की जितनी भी बातें थी एटॉमिक स्ट्रक्चर को लेकर, सॉरी एटॉमिक थ्योरी को लेकर, वो सारी की सारी गलत हो गई। लेकिन फिर भी इनका अपना योगदान है केमिस्ट्री में, इसलिए आज भी इनके कॉन्सेप्ट को बुक्स में जगह दी गई है। ठीक है, तो इस तरह से ये था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। समझ में आ गया, आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि उन्होंने क्या कहा, क्या उनकी कमियां थी और कैसे वो बाद में गलत साबित हुई। आगे बात करते हैं सिंबल्स। अब डाल्टन ने क्या कहा कि भाई जितने भी एटम्स हैं, अब बार बार उनका नाम लिखना, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, फॉस्फोरस, आयरन, तो जितने भी एलिमेंट्स उनका बार बार नाम लिखना, कॉपर वगैरह, तो वो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि एटम्स को समझना है तो हम सिंबल के फॉर्म में समझें, तो उसको डाल्टन्स एटॉमिक सिंबल कहा गया। जैसे उन्होंने कहा हाइड्रोजन है तो एक सर्किल के अंदर एक सेंटर में एक हल्का सा डॉट कर दें, तो ये किसका सिंबल हो गया, हाइड्रोजन का सिंबल हो गया। उन्होंने कहा एक सर्किल को हल्का सा ब्लैकिश कलर में कर दीजिए, तो क्या सिंबल बन गया, कार्बन का सिंबल बन गया। किसका सिंबल बन गया, ये हाइड्रोजन का सिंबल हो गया और ये कार्बन का सिंबल हो गया। और अगर आप एक सिर्फ सर्किल रहने दीजिए तो वो किसका सिंबल हो गया, ऑक्सीजन का सिंबल हो गया। इसी तरह से बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिन्होंने उसमें इस सेंटर में उन्होंने क्या कर दिया, लेटर्स पुट कर दिए, जैसे कि आई, आई क्या दिखा रहा है, अब ये किसका बन गया, आयरन का बन गया। ठीक है, किसका बन गया, आयरन का बन गया। जैसे एल, एल मतलब लेड, लेड का बन गया। इसी तरीके से कुछ और डिजाइन वाले बनाए, जैसे मरकरी है तो मरकरी में क्या किया इन्होंने, यहाँ पे छोटे छोटे डॉट्स बना दिए ब्लैक कलर के, तो ये किसका सिंबल बन गया, मरकरी का बन गया। जैसे इनको दिखाना था कॉपर, तो कॉपर के लिए उन्होंने क्या किया, सर्किल, सर्किल के अंदर क्या रख लिया, सी, तो ये किसका सिंबल हो गया, कॉपर का। क्लियर हो गई बात। तो ये सिंबल सबसे पहले इस तरह से डाल्टन ने दिया था और इस सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता था, किसी भी एलिमेंट्स को नाम की जगह पर सिंबल्स का इस्तेमाल करके समझाया जाता था। लेकिन जो मॉडर्न तरीका है, मॉडर्न तरीके में अब चूंकि आप इतने ढेर सारे एलिमेंट्स हैं, टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, तो 118 एलिमेंट को अगर आप सिंबल के थ्रू याद रखने की कोशिश करेंगे तो इजी होने की जगह क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अब क्या किया गया, अब जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या ले लिया गया, H ले लिया गया। कार्बन का सिंबल क्या ले लिया गया, C ले लिया गया। कॉपर का सिंबल क्या ले लिया गया, Cu ले लिया गया। ओ, यहाँ पे कंफ्यूजन हो गई। देखिए क्या होता है, आप समझिए कि कैसे सिंबल आया। क्या होता है, जनरली क्या करते हैं, हाइड्रोजन के लिए पहला ही लेटर लिखा और वो जो लेटर लिखा वो कैसे लिखा, कैपिटल लेटर। कार्बन के लिए उसका पहला ही लेटर लिखा और कैसे लिखा, कैपिटल लेटर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपने देखा यहाँ पर भी कॉपर में भी C है, तो थोड़ा सा क्या हो गया, कंफ्यूजन हो जाएगी। तो हम दो लेटर को एक साथ लिखते हैं, तो हम क्या लिखते हैं, कॉपर को हम क्या लिखते हैं, CO, सेकंड लेटर O है। तो जब भी आप सेकंड लेटर लिखेंगे तो सेकंड लेटर को हमेशा किस में लिखेंगे, स्मॉल में। सेकंड लेटर को आप कैपिटल में नहीं लिखते। लेकिन आप सोच रहे होंगे यहां तो फिर CO होना चाहिए था, हमने तो यहाँ CU लिख रखा है, तो CU क्यों लिखा है।
क्योंकि एक्चुअल में क्या है, एक एलिमेंट है कोबाल्ट। अब कोबाल्ट की स्पेलिंग में भी क्या आता है, CO। तो ये सिंबल ऑलरेडी कोबाल्ट को दिया जा चुका है, और इसी सिंबल को अगर हम कॉपर के लिए भी दे देंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड में कॉपर को क्या कहा जाता है, क्यूप्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्यूप्रम। तो अगर क्यूप्रम को देखेंगे तो क्यूप्रम की स्पेलिंग कैसे होती है, CUP। क्या होती है, CUP, यानी कि यू से, तो उसी का यू यहां पर है। जैसे आयरन में अगर आप देखें तो आयरन में क्या लिखा हुआ है, आई। स्पेलिंग अगर आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, IRON, लेकिन इसका सिंबल क्या है, FE है। क्या है इसका सिंबल, FE। तो आप सोचेंगे FE कैसे आ गया, तो जैसे आप समझ गए ना कैसे आया होगा, एक्चुअल में इसका फेरस शब्द है। क्या है, फेरस। तो फेरस की स्पेलिंग क्या होती है, FE होती है। तो चलिए फिर से समझने की कोशिश करते हैं, जल्दी से रिकैप करते हैं कि मॉडर्न सिंबल कैसे बने। देखिए ज्यादातर क्या किया गया बेटा, पहले ही लेटर को ले लिया गया, लेकिन जब ऐसा हुआ कि बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके पहले लेटर क्या कर रहे हैं, सेम आ रहे हैं। जैसे कि कार्बन है, कार्बन में भी C है, कोबाल्ट है, कोबाल्ट में भी C है, और कॉपर है, कॉपर में भी C है। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जहां पे अगर C आ रहा है, तो उन्होंने क्या किया, पहला लेटर लेंगे और फिर नेक्स्ट लेटर ले लेंगे। तो नेक्स्ट लेटर जब भी लेंगे तो कैसा लेंगे, स्मॉल लेंगे। जैसे एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम के लिए क्या करते हैं, ए, ऐसे एल नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा। क्या करेंगे, ए के बाद स्मॉल एल। ठीक है, तो पहला लेटर और दूसरा लेटर। और कई बार ऐसा हुआ कि पहला और दूसरा लेटर अगर आप देखेंगे तो कोबाल्ट में भी ओ आ रहा है और कॉपर में भी ओ आ रहा है, तो इसके लैटिन वर्ड्स को लिया गया, जैसे कि क्यूप्रम। तो क्यूप्रम की वजह से CU आ गया, कॉपर का सिंबल बन गया। जैसे आयरन, आयरन में क्या हुआ, आई नहीं लिया, आयरन के लिए क्या लिया, FE लिया, क्योंकि उसका नाम क्या है, फेरस। तो ऐसे भी लिया गया। कुछ एलिमेंट्स कैसे लिए गए, ऐसा जरूरी नहीं था कि हर बार पहला और दूसरा लेटर लिया जाए, क्योंकि कई बार सिमिलैरिटीज आ रही थी, तो पहला लेटर लिया गया और बीच का एक कोई लेटर ले लिया गया, इस तरह से दूसरा सिंबल बनाया गया। तो ये मॉडर्न सिंबल्स हैं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, जैसे जैसे चैप्टर्स में आगे आता जाएगा, वैसे वैसे आपके मॉडर्न जो सिंबल्स हैं वो भी आपको याद होते जाएंगे। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो ये टॉपिक भी क्लियर हो गया सिंबल्स का। अब बात करते हैं एटॉमिक वेट का, फिर बात करेंगे एटम्स किस फॉर्म में पाए जाते हैं। एटम देखिए दो तरह के फॉर्म में पाए जाते हैं, एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में और एक आयंस के फॉर्म में। तो पहले बात करते हैं एटॉमिक वेट की, कि एटॉमिक वेट है क्या। ध्यान से समझिएगा क्योंकि इतना भी आसान नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि एक बार नहीं हुआ। देखिए अभी आप किस क्लास में हैं, 9th में है। तो अभी क्या हो रहा है, आपके जितने भी केमिस्ट्री के जो बेस हैं वो पढ़ाए जा रहे हैं, या वो आपके टॉपिक्स या चैप्टर्स में डाले गए हैं। ये चैप्टर 3 है आपका, तो वहां पे अगर आप देखेंगे तो बेस बन रहा है, तो बेस को अच्छे से समझते चलिए। तो अगर साइंस का बेस बन रहा है तो क्या हुआ होगा, क्या एक साथ बन गया होगा, क्या उसमें गलतियां नहीं हुई होंगी, हुई होंगी, एक साथ नहीं बना होगा। तो बेसिकली हुआ क्या होगा, साइंटिस्ट आते थे, जैसे डाल्टन आए, उन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी, गलत साबित हो गई। तो जब तक गलत साबित नहीं हुई तब तक डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी को सही माना गया। फिर दूसरे साइंटिस्ट आएंगे, फिर दूसरी बात बताएंगे, अगर वो सही है तो उसको मान लिया जाएगा। फिर तीसरे साइंटिस्ट आएंगे। इसीलिए साइंस में हमेशा क्या होती रहती है, इंप्रूवमेंट होती रहती है। तो जब आप एटॉमिक वेट देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको वो इंप्रूवमेंट नजर आएगी। कैसे आएगी, चलिए देखते हैं। अब क्या हुआ, एटॉमिक वेट क्या है, किसी भी एटम का जो वेट होगा उसको एटॉमिक वेट कहा जाएगा। लेकिन एटम सबसे छोटी यूनिट पहले के दौर में, अभी की नहीं, अभी तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो एटम क्या था, सबसे छोटा यूनिट था, ठीक है। अब उस छोटी यूनिट का वेट बहुत 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 कम आता था। अब इतना कम वेट, बहुत लाइट होता था, तो उसको कैसे मेजर किया जाए, कैलकुलेट करना काफी मुश्किल हो जाता था। लैब्स वगैरह में आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए क्या किया गया, रिलेटिव एटॉमिक वेट निकाला गया, और इसी रिलेटिव एटॉमिक वेट को क्या कहा गया, एटॉमिक वेट कहा गया। अब देखिए शब्द क्या है, रिलेटिव एटॉमिक वेट। क्या है, रिलेटिव एटॉमिक वेट, या यहाँ पे कई बार आपको मास लिखा हुआ भी आएगा। तो रिलेटिव का मतलब क्या है, अगर आप ध्यान से देखें, रिलेटिव का मतलब है रिलेशन। अब रिलेशन का मतलब क्या है, कि किसी एक के साथ कंपेयर करके बताया जाएगा। जैसे कि अगर हम कहें कि ऑक्सीजन का वेट कितना है, अभी तो आपने कहा जैसे कि ऑक्सीजन का वेट 16 है, तो ये 16 आया क्या, कहां से, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन से 16 टाइम्स हैवियर है। ऑक्सीजन क्या है, 16 टाइम्स हैवी है। किससे हैवी है, हाइड्रोजन से हैवी है। बात समझ आई, 16 टाइम्स हैवी है किससे, हाइड्रोजन से।
तो रिलेटिव एटॉमिक मास अगर आपको निकालना है तो रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे निकाला जाएगा? मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, तो एलिमेंट के एक एटम का मास अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन या मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन से, अब इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हाइड्रोजन क्या जनरली इसका एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास क्या होता है? 1 ही होता है, ठीक है, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इस वजह से अगर आप देखेंगे तो रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे निकाला गया? जिस भी सब्सटेंस का आपको मास निकालना है उसके एक एटम का मास अपॉन क्या? मास ऑफ हाइड्रोजन या मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो इस तरह से आपका रिलेटिव एटॉमिक मास निकल के आ जाता है। अब पहले हाइड्रोजन को क्यों रखा गया? क्योंकि हाइड्रोजन सबसे हल्का था, हाइड्रोजन से ही कंपेयर करके रखा गया, यानी कि जो रिलेशन बनाया गया किसके साथ बनाया गया? हाइड्रोजन के साथ। देखिए यहाँ पे यही तो बात बोली थी मैंने, अगर ऑक्सीजन का मास 16 है इसका मतलब है कि वो हाइड्रोजन के मास से 16 टाइम्स हैवियर है। अगर कार्बन का मास 12 आ रहा है मतलब क्या है? कार्बन जो है वो क्या है? हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से 12 टाइम्स हैवियर है। क्लियर हो गई बात? लेकिन आगे क्या हुआ, बाद में साइंटिस्टों ने क्या कर दिया? हाइड्रोजन को हटा के क्या लिख दिया? मास ऑफ 1/16 एटम ऑफ ऑक्सीजन। किससे कंपेयर किया? ऑक्सीजन से कंपेयर किया। हाइड्रोजन को बाद में हटा दिया गया, किसको ले आए? ऑक्सीजन को। और ऑक्सीजन का 1/16 क्यों किया? क्योंकि ऑक्सीजन में क्या है मास? ऑक्सीजन का मास 16 है, एक का निकालना है तो क्या करेंगे? 1/16 करेंगे एक का निकालने के लिए, ठीक है। तो 1/16 किया गया। फिर ऑक्सीजन क्यों लेकर आए? क्योंकि ऑक्सीजन तो जो है वो बहुत सारे एलिमेंट से क्या करता है? बहुत आसानी से रिएक्ट कर लेता है, काफी रिएक्टिव होता है, बहुत सारे एलिमेंट से जल्दी रिएक्ट कर लेता है, इसलिए ऑक्सीजन की हेल्प ली गई। फिर आगे चल के ऑक्सीजन को भी हटा दिया गया। अभी बताया था ना कि केमिस्ट्री में क्या होता है, बार बार देखा जाता है, जो बेहतर निकल के आता है फिर उसका इस्तेमाल करने लगते हैं। फिर ऑक्सीजन को भी हटा के किसको ले आए? कार्बन 12 को ले आए। किसको ले आए? कार्बन 12। तो कार्बन 12 के 1/12, अब चूंकि भाई कार्बन की बात है ना तो 16 तो होगा नहीं, तो कार्बन 12 के, अब कार्बन 12 क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कार्बन 13 भी होता है, कार्बन 14 भी होता है, लेकिन सिर्फ कार्बन 12 से ही कंपेयर किया जाता है। अब कार्बन को क्यों लिया गया? क्योंकि कार्बन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉनों की संख्या क्या है? बराबर है, 6 और 6, इसलिए कार्बन का इस्तेमाल किया गया इसको निकालने के लिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, और अगर आप देखेंगे दोनों का जो डिफरेंस है मास नंबर और एटॉमिक नंबर वो भी क्या है? 6 है। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने? 6। इसमें प्रोटॉन कितने? 6। भाई जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, बराबर होते हैं। और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है मास कितना है? 12, और नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को माइनस करेंगे 6, तो कितना हो जाएगा? 12 - 6 कितना आ जाएगा? 6। तो अगर आप देखेंगे तो हर चीज क्या निकल के आ रही है? 6 और 6 के फॉर्म में निकल के आ रही है। तो ये ज्यादा एक्यूरेट वेट निकाल के देगा किसी भी एटम का, इसलिए कार्बन 12 सिर्फ आज की डेट में कंपेयर किया जाता है। तो कार्बन 12 के 1/12 एटम ऑफ, यहाँ क्या हो जाएगा? कार्बन। क्या हो जाएगा? कार्बन। और इसी का इस्तेमाल आज की डेट में किया जाता है। अब ये रिलेटिव एटॉमिक वेट क्यों बना या रिलेटिव एटॉमिक मास क्यों बना? क्योंकि किससे रिलेट किया जा रहा है? कार्बन से। आज की डेट में कार्बन से, पहले हाइड्रोजन से, उसके पहले सबसे पहले हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन और अब कार्बन। अब इसी को चाहे रिलेटिव एटॉमिक मास बोलिए या वेट बोलिए या तो एटॉमिक वेट बोलिए। इसके बाद एक शब्द आता है क्या? एटॉमिक वेट। कैसा? ग्राम में। तो क्या हो जाएगा? ग्राम एटॉमिक वेट। क्या हो जाएगा? ग्राम एटॉमिक वेट। यानी जब एटॉमिक वेट को आप ग्राम में रिप्रेजेंट करोगे तो उसको क्या कहेंगे? ग्राम एटॉमिक वेट। यानी वेट को ग्राम में एटम्स के रिप्रेजेंट करना ही ग्राम एटॉमिक वेट कहलाता है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब ये तो हो गया एटम की बात क्लियर। अब एटम दो फॉर्म में पाए जाएंगे। कितने फॉर्म में पाए जाएंगे? या तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में पाए जाएंगे या तो आपको आयंस के फॉर्म में पाए जाएंगे। तो पहले हम मॉलिक्यूल की चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। इसकी चर्चा करते हैं, मॉलिक्यूल की। अच्छा, जैसे अगर आप ध्यान दीजिएगा, मैं आगे वो बता नहीं रहा हूं। क्यों नहीं बता रहा हूं? क्या नहीं बता रहा हूं, जरा ये सुनिए। पहले मैं ये नहीं बता रहा हूं, एटॉमिक वेट बताया। अब अगला क्या आएगा? मॉलिक्यूलर वेट। क्या आएगा? जैसे मैंने बताया ग्राम एटॉमिक मास, वैसे क्या आएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास या वेट। अब जैसी डिफिनेशन एटम की चल रही वैसी डिफिनेशन किसकी चलेगी? मॉलिक्यूल की। जहां जहां एटम होगा वहां वहां क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूल आ जाएगा। और जहां जहां फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है?
एटम लिखा हुआ है वहां वहां मॉलिक्यूल चला जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम होगी क्या? तो बार बार उसकी डेफिनेशंस को बताना कोई समझदारी तो है नहीं, इतने समझदार तो आप भी हैं। मैं चाहता हूं जल्दी से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं, बाकी चीजें जो रिपीट हो रही हैं उसको आप खुद भी कर सकते हैं। आप धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और यही आपको अपने अंदर डेवलप करना है कि कैसे हम भी चीजों को पढ़ने की आदत अपने अंदर डेवलप करें। चलिए देखते हैं अब मॉलिक्यूल्स क्या होता है। मॉलिक्यूल्स का जो भी आपका सब्सटेंस है या जो भी एलिमेंट है उसकी सबसे जो छोटी यूनिट होती है, जरा ध्यान से सुनिएगा, जो भी सब्सटेंस है या जो भी एलिमेंट है उसकी जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। अब क्या होता है, बहुत सारे तरह के मॉलिक्यूल हैं, जैसे अगर आप देखें O2, जैसे कि आप देखें Fe, जैसे कि आप देखें O3, O3 ओजोन होता है, O3 क्या होता है? ओजोन। जैसे कि अगर आप देखें तो अलग अलग तरीके का आपको क्या मिलेंगे? मॉलिक्यूल मिलेंगे। जैसे कि अगर आप देखें तो क्या हो जाएगा? P4 फास्फोरस के 4 या S8, ऐसे आपके क्या हो जाएंगे? ढेर सारे मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में आपको मैंने यहाँ पे दिखाया। लेकिन अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन का एटम किसके साथ कंबाइन कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन का एटम किसके साथ कंबाइन कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ। और क्या बना रहा है? O2। यानी कि यहाँ पे क्या दो एटम है, तो ये क्या हो जाएगा? डाई एटॉमिक। क्या हो जाएगा? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। कैसा हो जाएगा? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। यहाँ पे Fe देखिए क्या है? सिंगल है, किसी के साथ नहीं है। जैसे कि और भी बहुत सारे होते हैं जो सिंगल होते हैं, जैसे कि आपका He हो गया, हीलियम हो गया, जैसे कि आपका ऑर्गन हो गया Ar, जैसे कि आपका सोडियम हो गया Na। ये सारे कैसे हैं? मोनो एटॉमिक। क्या है बेटा? भाई एक है ना, एक के लिए क्या शब्द लगता है? मोनो। एक के लिए मोनो, और जब दो हो जाते हैं तो क्या लगता है? डाई। अब जैसे दो के भी ऐसा नहीं खाली ऑक्सीजन है, जैसे Cl2 है, Cl2 भी क्या हो गया? डायटोमिक हो गया। जैसे कि H2 है, हाइड्रोजन गैस, ये भी क्या है? डायटोमिक। ऐसे ही आपका क्या हो गया? O3, O3 क्या हो जाएगा? ट्राइएटॉमिक। वैसे P4 क्या हो जाएगा? टेट्राएटॉमिक। इसी तरीके से चलता जाता है एंड सो ऑन। समझ आ गया? तो क्या होता है भैया, जब आपके सबसे जो छोटी यूनिट्स होती है किसी भी सब्सटेंस या एलिमेंट की, उसको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। मॉलिक्यूल कई तरीके से हो सकता है, मोनोटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइटोमिक, टेट्राटोमिक एंड सो ऑन, इस तरह से करके कई तरह के हो सकते हैं। साथ ही साथ अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है? या तो अपने ही तरह के एलिमेंट्स से वो रिएक्ट या एटम से रिएक्ट कर रहा है, जैसे कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के एटम से। Fe क्या है? Fe के ढेर सारे एटम होंगे, He के ढेर सारे एटम आपस में कंबाइन कर रहे होंगे। वैसे ही ऑर्गन है, वैसे ही आपका यहाँ पे अगर आप देखें सोडियम है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ, लेकिन सब सारे क्या हो रहे हैं? अपने ही तरह के एटम से रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से भी रिएक्ट कर रहे होंगे, जैसे कि क्या है? HCl, हाइड्रोजन और क्लोरीन। क्या है? हाइड्रोजन और क्लोरीन। ठीक है, तो ये डिफरेंट एटम्स के साथ हो रहे हैं। तो HCl क्या है? ये HCl का मॉलिक्यूल कहलाएगा। सबसे जो छोटी यूनिट है किसी भी सब्सटेंस की, अभी मैंने क्या कहा था? सब्सटेंस की, या कह सकते हैं कंपाउंड। तो HCl क्या हो गया? कंपाउंड हो गया। जैसे कि H2O, ठीक है, जैसे कि NH3 अमोनिया। तो इस तरह से आपके या तो कंपाउंड के या तो किसी भी एलिमेंट के जो ढेर सारे, जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसको मॉलिक्यूल कहते हैं। तो इस तरह से आपका क्या बन जाता है? इसको कहा जाता है मॉलिक्यूल। समझ आ गया? मॉलिक्यूल से ही क्या बनेगा? मॉलिक्यूलर वेट। जैसे एटम से क्या बना? एटॉमिक वेट, वैसे मॉलिक्यूल से क्या बनेगा? मॉलिक्यूलर वेट। अब आप सोचेंगे कि सबसे छोटी यूनिट तो अभी एटम बता रहे थे, लेकिन एटम क्या थी? किसी भी मैटर की सबसे छोटी यूनिट। मॉलिक्यूल क्या है? किसी भी एलिमेंट या किसी भी सब्सटेंस की सबसे, या कंपाउंड की सबसे छोटी यूनिट है। ठीक है, चलिए अब आई थिंक आपको डायटोमिक, मोनोटॉमिक, ट्राइटोमिक और ये सब टेट्राटोमिक समझ में आ गया। आपके कंपाउंड में जैसे HCl है, H2O है, NH3 है, ये भी मॉलिक्यूल समझ में आ गया। मॉलिक्यूल समझ में आ गया तो जैसे एटॉमिक वेट निकाला था वैसे ही मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, वैसे ही ग्राम मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। आई थिंक आपका ये टॉपिक भी आपका हो गया क्लियर। ठीक है, अब एक तरीके से मैंने क्या कहा, एटम दो तरीके से पाए जाएंगे, या तो आपके मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में पाए जाएंगे या तो दूसरा आपका आयंस के फॉर्म में पाए जाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आने वाला है? आयंस। तो चलिए देखते हैं आयंस क्या होता है। अब या तो जितने भी एलिमेंट्स हैं, ज्यादातर एलिमेंट्स क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। ज्यादातर एलिमेंट्स क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल क्यों होते हैं?
क्योंकि उनका जो डुप्लेट और ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं रहता। जितने भी आपके नोबल गैसेस हैं उनका डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट रहता है, इस वजह से वो किसी और से रिएक्ट नहीं करते। जैसे हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, तो ये किसी और से रिएक्ट नहीं करते। लेकिन बहुत सारे एलिमेंट हैं, यानी कि 118 में बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो कि क्या करते रहते हैं, अपने डुप्लेट या ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, स्टेबल होने के लिए, या तो वो इलेक्ट्रॉन देते हैं या तो वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? अब जैसे मान लीजिए आपको भूख लगी है, तो जब तक आपकी पेट भर नहीं जाएगा, जब तक आप खाना खा नहीं लेंगे, तब तक आप क्या रहेंगे, अनस्टेबल टाइप के रहेंगे। भूख लग रही है, इधर भाग रहे हैं, कभी किचन में देख रहे हैं, कभी अलमारी में देख रहे हैं कहीं बिस्कुट रखा है कि नहीं रखा है, जो भी मम्मी जहां भी रखती है, ये सब आप सर्च कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? क्यों? क्योंकि भूख लगी हुई है, आप स्टेबल नहीं हो। फिर देख रहे हो कहीं मिठाई रखी हो, कुछ भी मिल जाए खाने के लिए। अब आपने मिठाई खाई, या आपने मान लीजिए 2-3 बिस्किट खाए, या आपने कुछ हल्का फुल्का ऐसी नमकीन वगैरह खाई, अभी भी क्या आप रहोगे, अनस्टेबल रहोगे, क्योंकि भूख तो मिटी नहीं। तो जब तक आपकी भूख मिटेगी नहीं तब तक आप उसके खोज में लगे रहोगे। वैसे एलिमेंट होता है, एलिमेंट को क्या करना होता है, अपने आउटर मोस्ट शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए या तो 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो वो स्टेबल बन जाता है, तो वो किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। तो ऐसे एलिमेंट्स बहुत कम है, उन एलिमेंट्स को नोबल गैस कहा जाता है। अब क्या हुआ, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि क्या हो रहे हैं, लगातार अपने आउटर और डुप्लेट को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को या तो दे रहे हैं या तो इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं। जितने देने वाले हैं वो सब कैसा साइन बनाते हैं, पॉजिटिव। वो सब कैसा साइन बनाते हैं, जितने भी लेने वाले हैं वो सब कैसा साइन बनाते हैं, निगेटिव। निगेटिव को क्या कहा जाता है, निगेटिव को एन आयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एन आयन। और पॉजिटिव को क्या कहा जाता है, कैट आयन। क्या कहा जाता है? अब कैसे याद रखेंगे, कैट में देखिए क्या है, टी। टी कैसा बन रहा है, प्लस के जैसे बन रहा है। तो जितने प्लस वाले आयन होंगे वो क्या कहलाएंगे, कैट आयन, और दूसरे वाले क्या कहलाएंगे, एन आयन। अपने डुप्लेट और ऑक्टेट को पूरा करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है, उसकी वजह से वो क्या बनता है, आयन बनता है। अब जरूरी नहीं है कि ये जो आयन हो वो हमेशा एक बार प्लस या एक बार माइनस हो, वो जितने इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा उसी के हिसाब से। जैसे कि ऑक्सीजन को देखें, तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, O-2, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो O-, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो O2-। कोई गलती नहीं है, दोनों ही तीनों ही आपके सही है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को ले रहा है या दे रहा है, ठीक है। लेकिन अब चूंकि ये कैसा है, निगेटिव है, निगेटिव है, तो ये क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन को ले रहा होगा। निगेटिव वाले कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टर्स होते हैं। ऑल द एक्सेप्टर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नोन एज एनायन, ऑल द डोनर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कैटायन। जैसे कि सोडियम क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जैसे कि Mg क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। जैसे कि Al क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन देता है। तो जितने भी डोनर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या बनाते हैं, कैटायन। जितने भी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सब क्या बनाते हैं, एनायन। इस तरह से एटम आपको किस फॉर्म में मिल रहा है, आयंस के फॉर्म में मिल रहा है। अब देखिए क्या होगा, अब इतने ढेर सारे एलिमेंट्स हैं, वो या तो पॉजिटिव है या निगेटिव है। अब अगर वो निगेटिव और पॉजिटिव है तो वो क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को रिएक्ट करने, यानी कि अट्रैक्ट करेंगे और रिएक्ट करेंगे, और रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, कुछ कंपाउंड बना लेंगे। जैसे कि जैसे मान लीजिए ये क्या है, पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, मिला के क्या बना लेगा, NaCl। NaCl क्या होता है, सॉल्ट होता है, ठीक है। जैसे कि आपका Mg है और ये ऑक्सीजन है, तो क्या बना लेगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। अब अगला टॉपिक ही यही है, क्या, फॉर्मूला। क्या है, केमिकल फॉर्मूला। तो जो केमिकल फॉर्मूले होते हैं वो कैसे बनते हैं, जरा इस चीज को देखिएगा। अभी आप छोटी क्लास में हैं, अब ऐसा नहीं जो बता रहे हैं हमेशा फॉर्मूले वैसे ही बनेंगे, लेकिन आपके क्लास के हिसाब से, आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि केमिकल फॉर्मूला कैसे बनता है। उसके लिए आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि किस एलिमेंट का आयन जो है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन वो देता है या लेता है, यानी कितने चार्जेस उसके ऊपर आएंगे, ठीक है। अगर आपको ये पता है तभी आप केमिकल फॉर्मूला बना सकते हो। जैसे कि बात करें वाटर का केमिकल फॉर्मूला आपको बनाना है, किसका बनाना है, वाटर का। तो हाइड्रोजन में +1 चार्ज होता है, ऑक्सीजन में -2 चार्ज होता है। अब क्या करेंगे, यहाँ के 1 को यहाँ भेज देंगे और यहाँ के 2 को यहाँ भेज देंगे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई। भेजते समय ध्यान रखेंगे प्लस या माइनस का साइन इसके नीचे नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2,
जहां पे ओ के बाद क्या आ जाएगा 1। अब 1 लिखते नहीं है तो फॉर्मूला क्या हो गया वाटर का H2O। ठीक है, जैसे मान लीजिए Al है और O है तो ऑक्सीजन की वैलेंसी -2, Al की वैलेंसी अभी बताया +3। क्रॉस में भेज दीजिए, एक दूसरों के पैरों के पास भेज दीजिए, एकदम पैर पकड़ के एकदम लिपट जाते हैं। ठीक है, क्यों लिपट जा रहे हैं? ऑक्सीजन को क्या लेना है? 2 इलेक्ट्रॉन लेना है। आपको कोई भी चीज कब देगा दान में? जब उसकी गर्दन पकड़ोगे या उसका पैर पकड़ोगे। अब गर्दन पकड़ने में भी दे देगा लेकिन तो दुश्मनी हो जाएगी। ठीक है, प्यार से। तो प्यार कैसे? जब आप उसके पैरों में जाएंगे। ज्ञान कब मिलता है? जब आप पैरों में जाते हैं। रावण के पास लक्ष्मण जी क्या हो गए थे? ज्ञान लेने के लिए भगवान राम ने कहा जाइए और रावण से ज्ञान लेकर आइए। तो लक्ष्मण जी कहें अच्छा ठीक है, तो वो जाते हैं और रावण के सर के पास बैठ जाते हैं। अब ये भैया राम ने जो भी कहा है वो मानना पड़ेगा। पहले तो लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लग रहा था कि बताओ जो हमारा दुश्मन है जिसको हमने मारा है मुझसे जाए ज्ञान लें। तो लेकिन राम जी ने कहा था, भाई ने कहा था, तो उनको मानना पड़ गए। अब वो उनके सर के पास गए और बैठ गए। अब रावण कुछ बोले नहीं, वो मरने की स्थिति में था लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं बोला। कहीं देखो कितना घमंडी है, मर रहा है, सब कुछ है, लेकिन हम इसे ज्ञान लेने आए, दे ही नहीं रहा है। फिर वो दौड़ के जो है राम के पास गए लक्ष्मण जी, तो कहीं भैया वो तो जो है कुछ बोल ही नहीं, बहुत घमंडी है रावण। कहीं क्या हो गया? कहीं भैया मैं गया और मैंने कहा कि भैया राम ने कहा है कि थोड़ा सा हमको ज्ञान दे दीजिए, मार्गदर्शन करिए, और वो कुछ बोल ही नहीं रहा है, कुछ ज्ञान ही नहीं दे रहा है। तो उन्होंने कहा कि राम जी ने कि अच्छा कहाँ बैठे थे, कहाँ गए थे तुम? तो उन्होंने कहा कि भैया मैं जो है उनके सर के पास बैठा था। कहीं यही तो गलती कर दी है। लेकिन क्या मतलब? कहीं जिससे ज्ञान लेने जा रहे हो उसके सर पे बैठोगे तो ज्ञान थोड़ा ना मिलेगा, उसके चरणों में बैठो। जब आप चरणों में बैठोगे तब कहीं जाके वो आपको अपना ज्ञान देंगे। तो फिर भैया लक्ष्मण वापस आए और उनके पास चरणों में बैठे। जब चरणों में बैठे तो क्या हुआ? तब जो है रावण ने उनको ज्ञान दिया। ठीक है, तो ज्ञान लेना है तो कहां जाना पड़ेगा? चरणों में। इसीलिए आप क्या करते हैं? अपने टीचर्स के पैर छूते हैं, क्योंकि ज्ञान लेना है तो आपको हम्बल बनना पड़ेगा, पोलाइट बनना पड़ेगा, अपना नेचर अच्छा करना पड़ेगा, घमंड नहीं करना है। ठीक है, तो तभी आपको अच्छा ज्ञान मिलेगा। वही चीज यहां पर भी है। अब ऑक्सीजन को क्या लेना है? 2 इलेक्ट्रॉन लेना है। ठीक है, तो वो क्या करेगा? पैरों में जाके गिर जाएगा, किसके? एल्युमिनियम के। ठीक है, लेकिन अपना साइन नहीं रखेगा तो ये क्या हो जाएगा? Al2। और ऑक्सीजन भी क्या है? एल्युमिनियम क्या है? ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। तो जब पैरों पे बैठे हो तो ज्ञान भी तो पैरों पे दिया जाएगा ना, पैरों के पास। अब आप पैरों पे बैठे, लक्ष्मण जी पैरों पे बैठे हैं, है ना, तो ज्ञान कहां जा रहा है? उनके लक्ष्मण जी जहां पर है वहीं, यानी कि पैरों के पास। तो ये इलेक्ट्रॉन भी कहां अपना देगा? ऑक्सीजन के पैरों पे। तो कहां दिया? ठीक है, साइन लगता नहीं है, तो ये फॉर्मूला बन गया एल्युमिनियम ऑक्साइड का। ठीक है, एम का फॉर्मूला समझाया कैसा बना? अब देखिए, जैसे अब कहीं कहीं पे कंफ्यूजन आपको होगी, जैसे Mg मैंने लिया था, तो Mg में कितना है? +2, ऑक्सीजन में कितना है? -2। अगर आप देखें दोनों कैसे हैं? सिमिलर साइन है, 2 2 संख्याएं बराबर है, तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो ये यहाँ क्या हो गया? 1, और यहाँ पे क्या हो गया? 1। तो क्या हो जाएगा? Mg1 लिखते नहीं है, तो ना ऑक्सीजन के पास 1 लिखेंगे ना ही मैग्नीशियम के पास। तो फॉर्मूला क्या बन गया? MgO। क्लियर हो गई बात? जैसे कि मान लीजिए आपका NaCl है, तो Na पे +1, Cl पे -1। अब क्या 1 1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? NaCl। समझ में आ गया? तो आयंस क्या समझ में आ गया? पॉजिटिव आयंस को क्या कहा जाता है? कैटायन। नेगेटिव आयन को क्या कहा जाता है? एनायन। जितने इलेक्ट्रॉन दिए या लिए जाते हैं, यानी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड और एक्सेप्टेड बाय द सब्सटेंस इज नोन एज वैलेंसी। वैलेंसी क्या है? The number of electron donated or accepted by the element is known as accepted by the atom is known as valency। ठीक है, जैसे अब यहीं पे देख लीजिए, सोडियम की वैलेंसी कितनी है? 1, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है? 1, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। यहाँ पे मैग्नीशियम की कितनी वैलेंसी? यहाँ सॉरी, यहाँ क्लोरीन की ले रहा था। मैग्नीशियम की कितनी वैलेंसी है? 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। एल्युमिनियम की कितनी वैलेंसी है? 3, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जितने भी देने वाले हैं वो कैटायन,
साथ ही साथ वो सारे कैसे होते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर के होते हैं। देने वाले सभी क्या होते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर के। लेने वाले सभी क्या होते हैं, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के। एनायन तो होते हैं लेकिन कैसे कैरेक्टर के होते हैं, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के होते हैं। बाकी और डिटेल में कितने साइन हो सकते हैं, देखिए मैक्सिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम जो है आपका +4 या -4 तक जा सकता है, ठीक है, +4 या -4 मैक्सिमम जा सकता है। क्यों जा सकता है, मैंने फिर कहा बाकी वीडियोस बड़े हैं, वहां पे जाके देख लीजिएगा। तो आज आपका जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 वो कंप्लीट होता हुआ। जय सिया राम बच्चों।